मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संसद पर एक सामान्य समीक्षात्मक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। हमने पिछली चर्चाओं में संसद के गठन के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में, इन सब की चर्चा की थी। संसदीय प्रक्रियाओं पर भी विचार किया था। तो अब संसद के अंतिम अध्याय के रूप में संसद की एक समीक्षा या संसद का एक मूल्यांकन आज प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक प्रजातांत्रिक देशों में संसद की स्थिति केंद्रीय होती है, क्योंकि प्रजातंत्र का मूल तत्व है कि जनता इसमें संप्रभु होती है। जनता के हाथ में संप्रभुता होती है, तो जनता अधिक जनसंख्या के कारण स्वयं शासन के कार्यों में भाग नहीं ले सकती, इसलिए वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हुए जनता पर शासन करने का काम करते हैं। तो दुनिया के सभी देशों में, एक स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी देशों में जहां कहीं भी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसे ही अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। तो प्रजातंत्र में संसद चूंकि जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्यों से मिलकर बनती है, इसलिए प्रजातंत्र में संसद को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। लेकिन देश में संविधान भी होता है। संविधान कानूनों का संग्रह है, और कानून किसे कहते हैं? जो हमारे गतिविधियों को नियंत्रित करे, जो किसी कार्य की सीमा रेखा बनाए। तो संविधान जो है प्रत्येक संगठनों की, प्रत्येक संस्थाओं की मर्यादाओं को तय करता है कि आपको ये काम करना है और आपके काम करने की सीमा यहां तक है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। यदि चाहते हैं तो वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है। तो दुनिया के सभी देशों में, एक इंग्लैंड को छोड़कर के जहां पर के संविधान लिखित नहीं है, बाकी दुनिया के सभी देशों में संविधान लिखित है। और इन लिखित संविधानों का मतलब होता है कि शासन के कार्यों पर, शासन के संगठन पर, शासन की गतिविधियों पर एक वैधानिक बंधन स्थापित करना। उनको कहा जाता है कि ये आपकी सीमाएं हैं और आपको इसके अंतर्गत रहते हुए काम करना है। अब प्रश्न उठता है कि जब संविधान का निर्माण किया गया, संविधान यदि बंधन लगाता है, तो इन बंधनों की जांच कौन करेगा? क्योंकि संसद में जो प्रतिनिधि बैठते हैं, वे पूरी जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। तो अब इन पर नियंत्रण कौन करेगा? तो दुनिया के विभिन्न देश इसके बारे में न्यायपालिका को इसका अधिकार देते हैं कि न्यायपालिका इस बात का परीक्षण कर सकेगी कि संसद ने अथवा कार्यपालिका ने संविधान के अधीन रहते हुए काम किया या नहीं किया। और यदि उन्होंने नहीं किया तो न्यायपालिका को यह अधिकार दिया जाता है कि वह संसद या कार्यपालिका के ऐसे कार्यों को, ऐसे कानूनों को, ऐसी गतिविधियों को अवैध घोषित करके संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखे। लेकिन इसमें भी एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि मान लीजिए न्यायपालिका को अंतिम शक्तियां दे दी गई, तो न्यायपालिका के निरंकुश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, और वह व्यवहार में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के रूप में परिवर्तित हो गई है। क्योंकि अमेरिका के न्यायाधीश कहते हैं, जैसा एक न्यायाधीश ह्यूजेस ने कहा था कि संविधान के हम अमेरिकी, हम संयुक्त राज्य के लोग संविधान के अधीन रहते हैं, लेकिन संविधान वह है जैसा हम अर्थात न्यायाधीश कहते हैं। तो अमेरिका में न्यायाधीशों की मनमानी स्थापित हो गई है। वहां पर न्यायाधीश जब किसी विषय पर या किसी मुकदमे का फैसला करते हैं, तो उन पर कोई बंधन नहीं होगा। वे स्वविवेक का प्रयोग करते हुए
किसी भी मामले की सुनवाई करते हैं और उसके अनुसार किसी कानून को अवैध या वैध घोषित करते हैं। तो अमेरिका में इस प्रकार से, लेकिन अमेरिका में भी एक संतुलन है। जैसे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने दास प्रथा को वैध घोषित किया था, एक मुकदमा आया, उस मुकदमे पर फैसला करते हुए अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दास प्रथा उचित है, कानूनी है, वैध है। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू हो गया और जब यह गृहयुद्ध समाप्त हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका टूटते टूटते बचा। अब्राहम लिंकन के प्रयासों से देश टूटते टूटते बच गया। तो अमेरिकन संविधान में फिर संशोधन किया गया और संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि उसने की सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को जिसमें उसने दास प्रथा को उचित ठहराया था, उसको अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शून्य घोषित कर दिया गया और दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो अमेरिका में भी शक्ति संतुलन है। इसी प्रकार से हमारे भारत में भी एक शक्ति संतुलन की स्थापना की गई। वह शक्ति संतुलन व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच है। आप कहेंगे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के बीच क्यों नहीं है? क्योंकि कार्यपालिका भारत में व्यवस्थापिका के अधीन मानी जाती है। संसदीय व्यवस्था है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका की भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए यहाँ पर दो अंग प्रमुख हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका व्यवस्थापिका की अधीनता में काम करती है, उसको अनेक प्रकार के अधिकार हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अधीनता की है। तो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन स्थापित किया गया है। जैसे 1967 के गोलकनाथ मुकदमे का फैसला करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उसने संसद पर बंधन लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि शासन को जो अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मंशा थी, उन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में शासन को परेशानी होने लगी। और तब जब श्रीमती गांधी ने चुनाव में 1971 के चुनाव में पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है और इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अध्याय भी सम्मिलित है। तो देखिए 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया था, उसको 24वें संशोधन के अंतर्गत 1971 में शून्य घोषित कर दिया गया और संसद को संविधान का संशोधन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। इसके बाद फिर एक मामला आया जिस पर फैसला किया 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में। इसे केशवानंद भारती का मामला कहते हैं। केशवानंद भारती के मामले पर सुनवाई के बाद अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। संविधान का मूल ढांचा मतलब आप पूरे संविधान का अध्ययन करिए और भारत में जो व्यवस्थाएं लागू हैं उसके मूल में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्षता, न्याय पुनर्विलोकन, नागरिकों का मौलिक अधिकार, ये सब भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। कानून का शासन, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, ये सब मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं होगा। और आने वाले अनेक निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है और यदि संसद मूल ढांचे को परिवर्तित करते हुए कोई भी काम करती है तो उसको अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायालय को होगा। और न्यायालय ने अपनी इस भूमिका को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। तो भारत में भी एक शक्ति संतुलन है। इसी संदर्भ में देखें, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने साहबानों के प्रकरण में जो निर्णय दिया था, उसे राजीव गांधी की सरकार ने शून्य घोषित करके उसको समाप्त कर दिया।
तो भारत में भी एक शक्ति संतुलन है कि संसद मनमाने का कानून नहीं बना सकती, और न्यायपालिका यदि ऐसा निर्णय देती है जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन में असुविधा होती है, तो उसको वह शून्य घोषित कर सकती है। इस प्रकार से दोनों के बीच एक शक्ति संतुलन की स्थापना की गई है। यह मूल ढांचा इतना विस्तारित है कि संपूर्ण संविधान के किसी भी प्रावधान को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया है, देखिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। 1951 में 9वीं अनुसूची डाली गई और उसमें ऐसे ऐसे कानून ऐसे व्यवस्थाएं उसमें सम्मिलित की गई जिसके बारे में कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे उस पर सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई का हक नहीं होगा। मतलब 9वीं अनुसूची में जो भी भूमि सुधार कानून मैक्सिमम है इसमें, तो भूमि सुधार कानूनों पर सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय बाद के निर्णयों में यह कहा कि पूरे संविधान में जो कुछ भी है, चाहे आप हमको वह अधिकार देते हैं या नहीं देते हैं, उससे मतलब नहीं, लेकिन हम उसकी न्याय की समीक्षा कर सकते हैं, उसका न्याय पुनर्विलोकन कर सकते हैं। और यदि इसमें से कोई भी बात, चाहे किसी भी अनुसूची में हो, किसी भी हो या कहीं कुछ भी हो, यदि उसमें ऐसी कोई बात हो जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करती है, हम उसको अवैध घोषित करेंगे। तो अब कोई भी बात सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से बाहर नहीं है। इस प्रकार से एक शक्ति संतुलन की स्थापना भारत में की गई। इसके आगे देखें, इसके आगे संसद की समीक्षा के अंतर्गत इसमें दुनिया के किसी भी देश में हो, संसद में पूरा काम संख्या के बल पर संचालित होता है, केवल संख्या पर। सभी प्रकार से आप वाद विवाद कर दीजिए, एक से एक बढ़कर तर्क दे दीजिए, तथ्य रख दीजिए, सभी प्रकार के बातें कह दीजिए, लेकिन अंतिम फैसला मतदान के द्वारा होता है। और मतदान यदि हो रहा है तो संख्या बल पर आधारित होता है। तो संसद में सब काम संख्या के बल पर होता है। वहां पर तथ्य को या सत्य को सामने नहीं रखा जाता, वहां पर संख्या को ध्यान में रखते हुए फैसला होता है। और चूंकि संसद में, विशेष करके प्रथम सदन में, मंत्रिमंडल का वर्चस्व होता है, मंत्रिमंडल के पास संख्या बल अधिक होता है किसी भी अन्य दल की तुलना में, इसलिए मंत्रिमंडल का वर्चस्व संसद में हमेशा बना रहता है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही होता है, अन्यथा नहीं होता। और यह इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास लोकसभा के बहुमत का विश्वास है। अब देखें, जैसे आज की तारीख में जिस प्रकार से हम संसद में देखते हैं, संसद का लगातार ह्रास होता जा रहा है, संसद की प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिरती जा रही है, संसद वो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है जो स्थान वस्तुतः संसद को मिलना चाहिए। तो थोड़ी सी इसकी समीक्षा करें। सबसे पहले है कम उपस्थिति। संसद में भी उपस्थिति बहुत कम होती जा रही है। कई बार संसद में सदस्यों की उपस्थिति इतनी कम होती है कि स्पीकर को, सभापति को गणपूर्ति की घंटी बजा करके सदस्यों को जो इधर उधर घूम रहे होते हैं उनको बुलाना पड़ता है कि आप आइए, संसद में गणपूर्ति कब हो रही है। सोचिए कि 1/10 भाग गणपूर्ति रखी गई है और 540 में से 54 सदस्य भी यदि सदन में उपस्थित न हों, 250 में 25 या 26 सदस्य भी यदि सदन में उपस्थित न हो, तो सदन की कार्यवाही कैसे चलती होगी, जरा ये सोचने और समझने की बात है। और दूसरी चीज, अधिवेशन के कम दिन, अधिवेशन के दिन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जैसे जैसे सदन के अधिवेशन के दिन कम होते जा रहे हैं, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श की
अवधि कम होती जा रही है। उसके पास काम बहुत हैं, लेकिन विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। ये बहुत अच्छी बात एक ये हुई कि भारत में संसदीय समितियों का निर्माण किया जाने लगा है, और संसदीय समितियां चाहे अधिवेशन हो चाहे न हो, इनका काम साल भर चलते रहता है। तो समितियों में आजकल विस्तार से चर्चा हो जाती है। उसके बाद वह समिति जो अपना रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पर सदन में संक्षिप्त चर्चा होकर के उस पर मतदान ले लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक संकेत है कि भारत में संसदीय पद्धति के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा, विचार विमर्श, वाद विवाद सब हो जाता है, और उसके बाद उसके रिपोर्ट पर सदन में समग्र रूप से चर्चा होकर के उसका फैसला कर दिया जाता है। इसके बाद हंगामे। अब हंगामों के बारे में मैं आपको क्या कहूं कि पहले केवल विरोधी दल ही हंगामे करते थे, अब तो बहुमत दल, सत्तारूढ़ दल भी हंगामे करने लगा है। दोनों ही पक्ष एक एक इश्यू को लेकर के हंगामा करना शुरू कर देते हैं। एक पक्ष एक बात कहता है, दूसरा पक्ष दूसरी बात कहता है, दोनों के बीच समझौता का कोई आसार नहीं। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हो रहे हैं और संसद में पूरा का पूरा इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है कि संसद के जो नियमित कामकाज है सबके सब ठप पड़ गए हैं। अभी देखिए 23-24 का बजट जो पारित हुआ 45 लाख करोड़ का, बिना किसी वाद विवाद के उसको पारित कर दिया गया। न लोकसभा में उस पर चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई। सोचिए कि इतना बड़ा बजट यदि बिना किसी चर्चा के, वाद विवाद के पारित हो जाता है, और इसलिए पारित हो जाता है कि क्योंकि दोनों पक्ष, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, दोनों ही हंगामा कर रहे हैं, संसद की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं। तो सोच लीजिए हमारे देश का भाग्य किस ओर जा रहा है, भारतीय राजनीति की दशा किस ओर बढ़ रही है। फिर विरोध के लिए विरोध। आजकल एक बात महत्वपूर्ण देखी जा रही है कि भारत का जो विरोधी दल होता है, अल्पमत दल होता है, उसने एक टेंडेंसी बना लिया है कि वह चूंकि विरोधी दल में है, इसलिए उसका काम विरोध करना है। अब शासन चाहे जो भी काम करे, मंत्रिपरिषद का चाहे जो भी फैसला हो, यदि मंत्रिमंडल ने कोई भी प्रस्ताव रखा, कोई विधेयक सदन में रखा, या उसने कोई नीति बनाई, उसने कोई काम किया, तो वो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। क्योंकि यदि विरोध नहीं करेंगे, उनके मंशा ये हो गई है, यदि वो विरोध नहीं करेंगे तो विरोधी दल कैसे हुए? ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। राजनीतिक दलों को विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, अपितु सरकार जो अच्छा काम करती है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यों और नीतियों की प्रशंसा की थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण 1971 के युद्ध में भारत विजयी हुआ था। तो ऐसा विशाल हृदय हमारे विरोधी दल के नेताओं में आजकल नहीं रह गया है। यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, यदि कोई अच्छा काम नहीं करता है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसको सुधार करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। लेकिन हम भारत में देखते हैं कि लगातार विरोध के लिए विरोध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके बाद सदस्य दलीय अनुशासन से आबद्ध होते हैं। हम कहते हैं कि सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है, लेकिन सदस्यों को भाषण जो देते हैं उन्हें स्वतंत्रता नहीं होती, स्वायत्तता होती है। क्योंकि प्रत्येक सदस्य दलगत अनुशासन से आबद्ध होता है, और प्रत्येक विषय पर चर्चा करने के पहले, सदन में चर्चा करने के पहले दलगत बैठकों में यह तय होता है कि अमुक चीज का विरोध करना है या उसका समर्थन करना है। और यदि मान लीजिए अमुक किसी दल ने यह तय कर लिया कि अमुक विषय का, अमुक प्रस्ताव, अमुक विधेयक का विरोध करना है, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका विरोध उस दल के सभी सदस्य करेंगे। तो भाषण देने की स्वतंत्रता कहां आई?
वह तो दलगत अनुशासन से संबद्ध है। और यदि मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी दल ने, किसी सदस्य ने भाषण की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए उस विधेयक का या प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, जबकि दल कहता है उसका विरोध करिए, और उसने यदि समर्थन कर दिया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है। यदि मान लीजिए उस दल ने दलीय अनुशासन के विरुद्ध वोट दे दिया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है। 15 दिन के अंदर यदि उस दल ने उसको माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो हम कहते हैं भाषण देने की स्वतंत्रता है। कहां स्वतंत्रता की? प्रत्येक सदस्य दलगत अनुशासन से बंधा हुआ होता है और दलगत नीतियों को अनुरूप वह उस प्रस्ताव या विधेयक पर अपनी बात कहता है। फिर आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद, लगभग 35 से 40% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके पास कितनी संपत्ति, चल और अचल संपत्ति है, उसके परिवारजनों के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, और तीसरी बात उसने कही उसके विरुद्ध कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं, इन मुकदमों की स्थिति क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो कह दिया। और हमारे देश में जो अभ्यर्थी चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, वे भी इसके बारे में एफिडेविट देते हैं, शपथ पत्र में ये सब बातें कहते हैं। लेकिन सोचिए, इन नेताओं को, इन अभ्यर्थियों को थोड़ी सी हिचक नहीं है इनके मन में कि ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला भी चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ऐसे सदस्य भी चुनाव में जीत करके संसद में पहुंच जाते हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, अपराधों का राजनीतिकरण हो गया है। मतलब राजनीति का अपराधीकरण, मतलब राजनीति में आपराधिक तत्व आजकल ज्यादा आते जा रहे हैं। पामर और पार्किंस कहते हैं कि राजनीति आज ऐसे लोगों की शरण स्थली बन चुकी है जिसे समाज ने बहिष्कार कर दिया हो, जो समाज के बाहर हो गए हों या जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हों। तो ऐसे लोग यदि राजनीति में आएंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यदि राजनीति में आएंगे, तो राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, ये एक सोचने की बात है। और दूसरा, राजनीति का अपराधों का राजनीतिकरण हो गया। प्रत्येक अपराधी के पीछे किसी न किसी राजनीतिक नेता का समर्थन होता है या राजनीतिक दल का समर्थन होता है। तो अपराध और राजनीति का ये जो गठजोड़ है, जब तक यह गठजोड़ रहेगा तब तक समाज में अपराध बढ़ते जाएंगे और ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग संसद में पहुंचेंगे। सोचिए संसद की स्थिति क्या होगी। फिर बहुदलीय पद्धति। भारत में जितने व्यक्ति उतने दल। भारत में पारिवारिक दल बहुत ज्यादा हैं। इतने पारिवारिक दल दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। कुछ ऐसे भी दल हैं जो कि हर बार उसी परिवार के लोग ही उसके अध्यक्ष बनते हैं। मान लीजिए कि राजनीतिक दल भी आजकल विरासत से चलता है, उत्तराधिकार से चलता है। यहां तक कि मुख्यमंत्री भी यदि उनको जेल जाना पड़ा तो अपने पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना करके खुद जेल चले जाते हैं। उनकी पत्नी काम करती है मुख्यमंत्री के रूप में और उस दल के सभी सदस्य उसका समर्थन भी करते हैं। ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और जहां बहुदलीय पद्धति होगी, मानकर चलिए कि वहां पर प्रजातंत्र अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंच पाया है। जिस देश में राजनीतिक दल द्वितीय पद्धति है, जहां पर दो राजनीतिक दल होते हैं, वहां का प्रजातंत्र परिपक्व अवस्था में पहुंच चुका है, ये मानकर चलना चाहिए। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका, वहां पर प्रजातंत्र परिपक्वावस्था में आ चुकी है। लेकिन भारत में जितने व्यक्ति उतने दल, और कई बार तो ऐसा होता है, मान लीजिए 5 दलों ने मिला करके एक गठबंधन किया, एक संयुक्त दल बनाया,
मुश्किल से 1.5-2 साल के बाद यह टूट जाता है, और जब टूटता है 5 दलों का 10 दल में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमारे राजनीतिक नेता इतना ज्यादा महत्वाकांक्षा लेकर चलते हैं कि यदि उनको कुर्सी नहीं मिली, यदि उनको दल में पद नहीं मिला, यदि दल में टिकट नहीं दिया गया, तो वो दल छोड़ने में कोई हिचक नहीं करते। दल छोड़ दिया और अपने समर्थकों के साथ एक नए दल का निर्माण कर लिया। ये प्रवृत्ति कम से कम प्रजातांत्रिक देशों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। और क्षेत्रीय दल ठीक है कि एक क्षेत्र विशेष के विकास के लिए इनका गठन किया जाता है, और भारत में अभी तक के चुनाव में ये बात देखी जा सकती है कि भारत में विधानसभा के मतदान के समय लोगों का, मतदाताओं का दृष्टिकोण एक होता है, और लोकसभा के निर्वाचन के समय उसी जनता का, उसी मतदाता का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो क्षेत्रीय, तो विधानसभाओं के लिए और लोकसभाओं के लिए लोगों की पसंद अलग अलग दिखाई दे रही है कि स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों को देंगे, और यदि केंद्र में लोकसभा का निर्वाचन हुआ उसके लिए हमारी दूसरी पसंद हो जाएगी। ये प्रवृत्ति देखी जा रही है। लेकिन क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व लगातार बढ़ते जा रहा है, और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह जुड़ गया है कि ये क्षेत्रीय दल के सदस्य राज्यसभा में भी पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण संकीर्ण होता है, और ऐसे संकीर्ण राजनीतिक परिवेश में रहने वाले सदस्य राज्यसभा में पहुंच करके भी संकीर्णता व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं होता, जबकि राष्ट्रीय होना चाहिए। तो ये क्षेत्रीय दलों का केंद्रीय राजनीति में वर्चस्व, ये प्रजातंत्र का शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता। फिर हॉर्स ट्रेडिंग, ये राजनीति के लिए बिल्कुल फिट होने वाला शब्द है। अश्व व्यापार इसे कह सकते हैं। सामान्य एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। हॉर्स, घोड़ा, आप हॉर्स को छोड़ दिए, मैं आपको गाय को उदाहरण देता हूं। आप मार्केट में, मवेशी बाजार में एक गाय खरीदने के लिए गए। गाय बेचने वाला आपको बिल्कुल सामने उस गाय से कम 15-20 लीटर दूध दूह करके दिखा देगा, और आपको कहेगा देखिए ये गाय इतनी दुधारू है कि मैंने आपके सामने इसके शरीर से 20 लीटर दूध निकाल कर दिखा दिया। तो खरीदार भी प्रलोभित हो जाता है, गाय को उसका जो भी दाम हो चुका करके गाय को ले आता है। इसके अगले दिन, फिर अगले दिन, 2-4 दिन के बाद वह जो 20 लीटर दूध देने की बात थी, वह मुश्किल से 2 या 3 लीटर में उतर आती है गाय। 2, 3, 4, 5 लीटर, उससे ज्यादा। क्यों? आपके साथ धोखेबाजी हुई। धोखेबाजी कैसे हुई? क्योंकि उसने तो आपके सामने गाय को दूहा था, और 20 लीटर आपके सामने दूह करके दिखा दिया था। उसने तो गड़बड़ी तो की नहीं थी, तो आपके साथ धोखेबाजी कैसे हुई? वस्तुतः ऐसे गाय बेचने वाले लोग, ऐसे व्यापारी गाय को शक्कर खिलाते, और शक्कर खिलाने का परिणाम यह होता है उसके शरीर की पूरी चर्बी धीरे धीरे करके दूध में परिवर्तित हो जाती है, और वह दूध आपको मिलती है। और परिणाम यह होता है कि 1 महीने 2 महीने के अंदर गाय बिल्कुल दुबली पतली हो जाती है, मरणासन्न हो जाती है। ये एक टैक्ट है, और इसी प्रकार की धोखेबाजी जब राजनीति में होती है उससे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को बहुत उचकाते हैं, पुश अप करते हैं, उसको और भड़काते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको सहायता देंगे, हम तुमको सहयोग करेंगे। और जब वास्तविक समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर आपको अकेला छोड़ करके
बाहर आ जाते हैं। उसको इस हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब धोखेबाजी होता है। तो राजनीतिक दल कब किसको धोखा देंगे, कब किसका समर्थन करेंगे और कब किसका विरोध करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। लॉर्ड पामस्टन ने विदेश नीति के संदर्भ में एक बात कही थी, इंग्लैंड के न तो कोई स्थायी मित्र है न कोई स्थायी शत्रु, अपितु स्थायी उसका केवल हित है। लॉर्ड पामस्टन ने इंग्लैंड के राष्ट्रीय हित के बारे में बात कही थी। आजकल यही सूत्र राजनीतिक दल अपने हित में करते हैं। तो राजनीतिक दलों के द्वारा जो धोखेबाजी की जाती है, दूसरे दलों को समर्थन देने का वादा करके समर्थन से हट जाया जाता है, इसी को ही राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग की प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में लगातार बढ़ते जा रही है। बस इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों को एक ही चीज दिखती है, कौन सी? कुर्सी। कुर्सी के लिए वो कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं। सिद्धांतहीनता, भारत में किसी भी राजनीतिक दल का कोई सिद्धांत नहीं है। अमेरिका में दो दल हैं, एक रिपब्लिकन दूसरा डेमोक्रेटिक। एक दल राज्यों की स्वायत्तता का ज्यादा समर्थन करता है, दूसरा दल केंद्र की शक्तियों का ज्यादा समर्थन करता है। इंग्लैंड में दो दल हैं, अनुदार दल, मजदूर दल। मजदूर दल आम जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, आम जनता को ज्यादा देखता है। अनुदार दल परंपरागत व्यवस्था का समर्थक है। भारत में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो सिद्धांत की राजनीति करता हो। और सिद्धांत की राजनीति नहीं करने का परिणाम यह हुआ कि भारत की पूरी सिद्धांत व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। किसी भी दल का कुछ भी भरोसा नहीं। तो सिद्धांतहीनता आजकल बिल्कुल आम बात हो गई। जो राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए जनता से वादा करके चुनाव जीतते हैं, वही राजनीतिक दल उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ गठजोड़ करते हैं, हाथ मिलाते हैं। और आखिरी है दल बदल। 10वीं अनुसूची लागू होने के पहले 1985 के पहले दल बदल चिल्लर रूप में होता था। एक दो हर राज्य में 1 2 2 4 इस प्रकार से होते थे। मतलब भ्रष्टाचार कम था। दल बदल का एकमात्र कारण होता भ्रष्टाचार, या तो कुर्सी या तो पैसा। लेकिन 1985 में 10वां अनुसूची लागू करने के बाद यह दल बदल अब थोक भाव से होने लगा है। पहले भ्रष्टाचार कुछ हजार या लाख रुपए में हो जाता था, दल बदल हो जाता था। आज करोड़ों की चर्चा होती है। पहले 1 2 4 सदस्य दल बदल करते थे, आज पूरा का पूरा समूह 1/3 या 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल करते हैं। तो जहां इतने पैमाने पर दल बदल हो, यह जनता के साथ विश्वासघात माना जाता है। तो इन सब कारणों से भारतीय संसद का निरंतर ह्रास होता जा रहा है। पहले के जमाने में पंडित नेहरू की कोशिश होती थी कि जब जब संसद का अधिवेशन हो वे विदेश यात्रा पर न जाएं, क्योंकि उस जमाने में ऐसे ऐसे सदस्य थे जो सार्थक बहस करते थे। एक बार की बात है, राम मनोहर लोहिया ने प्रश्न पूछा, पंडित नेहरू ने उसका जवाब दिया। डॉक्टर लोहिया की तैयारी ऐसी थी कि उन्होंने पंडित नेहरू के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसको उन्होंने चैलेंज किया और स्पष्ट कहा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वह सही नहीं है, सही ये है। तो पंडित नेहरू ने कहा, नहीं, मैं इसकी गारंटी देता हूं ये जानकारी सही है। लोहिया ने कहा, नहीं, ये सही नहीं है, आप जो जानकारी सदन में रख रहे हैं वह सही नहीं है।
पंडित नेहरू ने कहा ठीक है, आप 5 बजे मेरे कार्यालय में आइए। जब डॉक्टर लोहिया पंडित नेहरू के कार्यालय में गए तो उस समय पंडित नेहरू अपने अधिकारियों पर बरस रहे थे कि तुमने झूठी जानकारी क्यों तैयार की है। ये होती है तैयारी। डॉक्टर लोहिया को जवाब मिल गया था। तो इस प्रकार से यदि सार्थक बहस हो तो सदन में सदस्यों की उपस्थिति लगातार बढ़ती जाएगी। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई। उनके समय में यह देखा गया कि जब जब संसद का अधिवेशन होता था तब तक वो विदेश यात्रा पर जरूर जाती थी। और इस पर भी एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो विदेश यात्रा जाती थी और वापसी में संसद में वक्तव्य देना पड़ता था कि हम विदेश गए, ये बात हुई, ये इस बारे में वक्तव्य प्रधानमंत्री देने की प्रथा थी। तो ये विदेश जाती थी खुद और आकर के विदेश मंत्री को बोल देती थी वक्तव्य जाओ दे दो। जबकि विदेश मंत्री उनके साथ जाते हो तो ठीक है, न जाते हो तो भी ठीक, विदेश मंत्री को बोल देती थी वक्तव्य जाकर के दे दो। और आजकल यह भी प्रवृत्ति कम हो रही है कि प्रधानमंत्री और कई मंत्री सदन में अनुपस्थित होने लगे। सदन में चर्चा होनी चाहिए, तू मैं होना स्वाभाविक है, हंगामा भी होना चाहिए। इंग्लैंड के एक सांसद की पत्नी कहती है कि जब जब संसद हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक होती है तब तक जेम्स बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाना शुरू कर देता है। तो चिड़चिड़ाना, क्योंकि संसद में हंगामे होंगे, संसद में बहुमत के द्वारा मंत्रिमंडल काम करेगा, विरोधी दल उसका विरोध करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, लेकिन उनके प्रतिरोध की भी एक सीमा है। तो स्वाभाविक है चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ाए, तू मैं हो, हंगामा हो, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर एक मत होना चाहिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन हम इसके लिए संसद को दोष नहीं दे सकते। यदि संसद में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी संसदीय व्यवस्था या संसदीय परंपराओं के प्रति विश्वास नहीं है जिनके मन में, तो इसके लिए जिम्मेदार वह मतदाता है जो मतदाता अपने अमूल्य मत का प्रयोग करके ऐसे लोगों को संसद में भेजता है। हम अपने सांसदों को दोष नहीं दे सकते। इसमें हमारी ज्यादा भूमिका है कि हम ऐसे लोगों को चुनाव में वोट देते हैं और उनको विजयी कराते हैं। तो हम जैसे होंगे हमारे सांसद भी उसी प्रकार के। इसी के साथ संसद का यह अध्याय कंप्लीट हुआ। अगली बार फिर न्यायपालिका की ओर चलेंगे। आपको धन्यवाद।